जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, मैंने अभी तक जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं दिल्ली के और बिहार के, उसका विश्लेषण किया है। बहुत सारे विश्लेषक विश्लेषण कर रहे हैं, मैं विश्लेषण सबके सुन रहा हूं, लेकिन मुझे लग रहा है कि विश्लेषण दिल्ली चुनाव का और बिहार चुनाव का कुछ अलग प्रकार से करना चाहिए। और जो अभी ये भ्रांति बन रही है और लोग कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आपस में भिड़ी हुई हैं और एक दूसरे की शक्ति को कम कर रही हैं और भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो रहा है, ये बहुत पुराना एक नैरेटिव है, एक पुराना सिद्धांत है जिसके बलबूते पे लोग बात कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं, उनका लॉजिक ये है कि भारतीय जनता पार्टी का वोट दिल्ली विधानसभा में कभी भी 32-34% से कम नहीं हुआ, तो बाकी जो 66% वोट हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी उसी प्रकार की रणनीति अपनाती है जो उसने हरियाणा और महाराष्ट्र में अपनाई कि इंडिपेंडेंस को खड़ा कर दिया, कहीं मुस्लिम ओवैसी साहब की पार्टी को खड़ा कर दिया, कहीं चौटाला साहब की पार्टी को खड़ा कर दिया, तो अगर ये सब मिलकर भी 8-10% वोट काट लें तो 35-10, 45-55% में अगर डिवीजन होता है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में, तो भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो जाता है। ये बेसिकली नैरेटिव और ये लॉजिक ज्यादातर विश्लेषकों का है। देखिए, मेरा विश्लेषण, अब जो मैंने विस्तृत रूप से पूरी चीजों को देखा और पिछले 3-4 दिन के अंदर जो मैंने कांग्रेस की रणनीति को देखा, आम आदमी पार्टी है उसकी जो रणनीति है उसको देखा, तो मुझे वो किस्सा याद आ गया। जब शोले पिक्चर में, आपको याद होगा, एक जेलर साहब हुआ करते थे, असरानी जेलर बने थे, और असरानी कहते हैं कि आधे लोग इधर जाओ, आधे लोग उधर जाओ और बाकी लोग मेरे पीछे आओ। तो मुझे लगता है कि आज विधानसभा चुनाव दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की कुछ स्थिति इसी प्रकार से हो गई है। आधे लोग आम आदमी पार्टी की तरफ चले गए, आधे लोग कांग्रेस की तरफ चले गए, और असरानी साहब के पास कोई रह नहीं गया। वो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति मुझे लगता है हो रही है। आई डोंट नो, बाद में देखते हैं जब आगे चुनाव बढ़ेगा और रणनीति और उभर के सामने आएगी। लेकिन मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन में जो ये दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने अलग लड़ने का निर्णय लिया है, यह भी एक रणनीति के तहत लिया है और इसके फायदे दिख रहे हैं। पहला ये कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक दूसरे की कटु आलोचना कर रही है। अजय माकन साहब ने कह दिया कि अरविंद केजरीवाल एंटी नेशनल है, संजय सिंह ने आके कह दिया कि हमें एंटी नेशनल कहती है, हम इंडिया गठबंधन से कहेंगे कांग्रेस को बाहर कर दे। इसका मतलब यह है कि एक दूसरे की इतनी ज्यादा निंदा करने पे ये लगे आए हैं कि आज के तारीख में पूरा का पूरा नैरेटिव जो है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में रह गया है और भारतीय जनता पार्टी नैरेटिव मेकिंग में पीछे चली गई है। अच्छा, इसके बाद अगर आप विश्लेषण करेंगे दिल्ली के वोटर्स का, तो दिल्ली के वोटर्स में बहुत बड़ा भाग है जो कि बिहार और उत्तर प्रदेश वालों का है। करीब 30% दिल्ली के पॉपुलेशन, आज से 40 साल पहले दिल्ली के विधानसभा क्षेत्रों के अंदर पंजाबियों का और माइग्रेटेड लोग जो पाकिस्तान से आए थे उनका बहुत बड़ा भाग था। तो मेजॉरिटी जो थी वो उन लोगों की थी जो विस्थापित होके आए थे पाकिस्तान से, और ये नॉर्मली क्योंकि पाकिस्तान से आए थे और वहां उस समय इनके परिवारजनों ने, इनके पूर्वजों ने वो विभीषिका देखी थी जो पाकिस्तान से आते समय हुई थी, तो इनका झुकाव एक हिंदू फंडामेंटलिज्म की तरफ था। लेकिन पिछले 10-15-20 साल के अंदर जिस प्रकार से यूपी और बिहार के लोगों का आगमन दिल्ली के अंदर हुआ है, यहाँ की पूरी डेमोग्राफी चेंज हो गई। आज जो 30% वोटर्स हैं वो उत्तर प्रदेश बिहार के हैं और पंजाबियों का जो डोमिनेशन हुआ करता था वो कुछ हद तक कम हो गया है। अच्छा, अब प्रश्न यह है कि अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की रणनीति को आप देखेंगे तो देखिए, मोटे मोटे दो तरह के वोट हैं। एक वोट ऐसा है जो हिंदुत्व के लिए वोट करता है, एक वोट ऐसा है जो हिंदुत्व के अगेंस्ट वोट करता है। मतलब हिंदुत्व का मतलब, मैं भी हिंदू हूं, ज्यादातर अरविंद केजरीवाल हो, संजय सिंह हो, मनीष सिसोदिया हो, कांग्रेस के देवेंद्र यादव हो, ये सब हिंदू हैं। लेकिन हिंदूवादी का मतलब ये होता है जो एक्सट्रीम फंडामेंटलिज्म हिंदुइज्म का आगे बढ़ाती है। जैसे जैसे कल भी मैंने वीडियो में आपको बताया था कि दिल्ली के अंदर एक संस्था जो है कृपाण बांट रही है।
और त्रिशूल बांट रही है। तो एक प्रकार की उत्तेजनात्मक हिंदुत्व, एग्रेसिव हिंदुत्व, जबकि हिंदुत्व जो है वो एग्रेसिव नहीं होता, क्योंकि अगर एग्रेसिव होता है तो हिंदुत्व ही नहीं होता। हिंदुत्व का, सनातन धर्म का मतलब शांति होता है और प्रेम, सद्भाव, और जो स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में कहा था। खैर, तो दो तरह के वोटर्स हैं। एक वोटर वो है जो करीब 35% है, जो एक्सट्रीम हिंदुत्व को पसंद करता आया है, और करीब 25-30% वोट ऐसा है जो कि बिल्कुल हिंदुत्व के अगेंस्ट है, और बाकी करीब 30-32% वोट ऐसा है जो कि फेंस सिटर है, कभी इधर चला जाता है, कभी उधर चला जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी का वोट जो है वो तो एक्सट्रीम हिंदुत्व वाला है। लेकिन जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी ने अपनी चालें चली हैं, अब ये दो चालों की मैं जिक्र करना चाहूंगा। पहली चाल उन्होंने चली कि उन्होंने आरएसएस प्रमुख को एक पत्र लिखा। आरएसएस प्रमुख को यह पत्र लिखा कि आप क्या, ये कहा जा रहा है कि आप भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स की कन्विंसिंग करेंगे, तो क्या आप इन बातों से सहमत हैं जो कि प्रवेश वर्मा पैसा बांटते पाए गए, और जैसे आपके पांचजन्य में कहा है और जैसा मोहन भागवत जी ने खुद कहा है कि हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो एक कंट्रडिक्शन दिख रहा है भारतीय जनता पार्टी के बीच में और आरएसएस के बीच में। तो इस कंट्रडिक्शन को उभारने के लिए आरएसएस प्रमुख को जो अरविंद केजरीवाल ने पत्र लिखा, इसका मतलब यह है कि वो उस वोट बैंक की तरफ देख रहे हैं जो वो 35% वोट जो फंडामेंटलिज्म और हिंदुत्व की तरह पूरी तरह बिलीव करता है। और ये वोट आज के तारीख में अभी तक भारतीय जनता पार्टी के पास था, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने ये आरएसएस प्रमुख को पत्र लिखकर उसमें डिवीजन करने का और आरएसएस को अपने पीछे लामबंद करने का प्रयास किया है। लामबंद हो ना हो, लेकिन कंफ्यूजन जरूर क्रिएट हो गया है, और जो आरएसएस और भारतीय जनता के बीच में एक कंट्रडिक्शन था वो बढ़ गया है। लेकिन इसी क्रम में एक अरविंद केजरीवाल ने और बात कही। उन्होंने कहा कि जो मंदिरों के पुजारी हैं और जो ग्रंथी हैं गुरुद्वारे के, इनको हम 18,000 रुपए देंगे। अच्छा, ये मैसेजिंग से क्या हुआ, फिर उन्होंने जाके हनुमान मंदिर में जाके वहां के पंडितों का रजिस्ट्रेशन करना शुरू कर दिया। तो जो भारतीय जनता पार्टी का एक एक्सट्रीम हिंदू फंडामेंटलिज्म को आगे बढ़ाने की बात है। अच्छा, केजरीवाल ने और संजय सिंह ने यह भी कहा कि पूरे हिंदुस्तान में जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उन्होंने कहीं मंदिरों के पुजारियों को पैसा नहीं दिया है, और पहली सरकार है हिंदुस्तान के अंदर जो पंडितों को और मंदिर के, इसका मतलब यह है कि वो भारतीय जनता पार्टी का न केवल वोट बैंक है बल्कि उनके लिए ओपिनियन मेकर है। उनको ही अरविंद केजरीवाल ने टारगेट कर लिया और अपनी तरफ बुला लिया। तो इससे एक तीर से दो निशाने हुए। पहला यह हुआ कि जो उन्हें मुस्लिम अपीजमेंट के लिए माना जाता था, वो मुस्लिम अपीजमेंट से वो दूर हो गए, और हिंदू फंडामेंटलिज्म में जो भारतीय जनता पार्टी का फोटे था उसके अंदर उन्होंने सेंध लगा दी। तो एक तो उन्होंने ये कर दिया। तो इसका मतलब जो 35% वोट भारतीय जनता पार्टी के पास एक मुश्त जाता था, उसमें अरविंद केजरीवाल ने सेंध लगा दी। अच्छा, इस मुद्दे पर कांग्रेस बिल्कुल चुप रही। अच्छा, जब ये पंडितों को और ग्रंथियों को 18,000 रुपए महीने देने की बात हुई, तो इमाम जो है वो अरविंद केजरीवाल के घर के सामने खड़े हो गए। तो उन्होंने कहा कि साहब, ये तो देखिए, हम मुसलमानों को और दलितों को, क्योंकि जब पंडित के पुजारियों को आप पैसा 18,000 रुपए देंगे तो ब्राह्मणों को तो मिल जाएगा, लेकिन दलितों को कैसे मिलेगा, क्योंकि वो तो मंदिर के पुजारी नहीं होते, और मुसलमानों को 1.5 साल से आप तनख्वाह नहीं दे रहे। तो जो दूसरा वोट बैंक है, जो दलित और मुस्लिम वोट बैंक है, उस वोट बैंक को आम आदमी पार्टी ने न केवल भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक में सेंध लगाई, बस उस वोट बैंक को कांग्रेस की तरफ ट्रांसफर कर दिया। अच्छा, जिस प्रकार से दिल्ली के अंदर राइट्स हुए थे और उसमें अरविंद केजरीवाल ने भी एक न्यूट्रल स्टैंड लिया था, और जब कोविड भी आया था तो दिल्ली सरकार की तरफ से ये बताया जाता था कि साहब, इसमें कितने लोग कोविड से प्रभावित पाए गए और कितने इसमें मुसलमान हैं, कितने हिंदू हैं, और एक कौन सा एक सेक्ट हुआ करता था जिसमें शाद साहब हुआ करते थे, उसमें कैसे उन लोगों ने कोविड को फैलाया। इसका मतलब धीरे धीरे उन्होंने मुसलमान अपीजमेंट से अरविंद केजरीवाल ने अपने को अलग किया और हिंदू फंडामेंटलिज्म की तरफ अपने को ले गए, और हिंदू फंडामेंटलिज्म ने भारतीय जनता पार्टी की जो नींव थी उसपे सेंध लगा दी, और बाकी जो ये दलित और वोट बैंक है, मुसलमान वोट बैंक है, वो कांग्रेस के लिए छोड़ दिया। अच्छा, इसलिए 30% का तो ये हिसाब हो गया। बाकी 30% में जो फेंस सिटर्स हैं, जो देखते हैं कि कौन जीतने वाला है, उसकी तरफ हम चले जाएंगे, और जो डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं, जो असेंबली में नॉर्मली आम आदमी पार्टी की तरफ जाया करते थे और जो पार्लियामेंट के अंदर भारतीय जनता पार्टी के पास जाया करते थे, अब जब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे से भिड़े हुए हैं
और आज के तारीख में नैरेटिव ही कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में सिमट के रह गया है। अच्छा, इसमें एक गलती और कर दी भारतीय जनता पार्टी के प्रवेश वर्मा ने। शायद उनको ये आशा थी कि विधानसभा का टिकट वो मिल जाएगा उनको न्यू दिल्ली कंस्टिट्यूएंसी से, और उसमें वो अरविंद केजरीवाल और संदीप दीक्षित के खिलाफ जब लड़ेंगे, और तीनों मतलब एक प्रकार से संदीप दीक्षित भी मुख्यमंत्री के बेटे हैं, साहिब सिंह वर्मा के बेटे प्रवेश वर्मा है, और अरविंद केजरीवाल खुद ही मुख्यमंत्री रहे, और उसमें वो पैसा बांट के जो वोट बैंक है, विमेन वोट बैंक है आम आदमी पार्टी का, जो जिसमें एक बहुत बड़ा उनका सपोर्ट बेस का कारण मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी है और बस की यात्रा है, तो कैश देकर वो उस वोट बैंक को अपनी तरफ कर लेंगे, और अगर वो जीत गए तो वो दिल्ली के मुख्यमंत्री बन जाएंगे। अच्छा, उसमें भी व्यवधान पैदा हो गया, क्योंकि लोगों ने ये प्रश्न उठाया कि न्यू दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी की महिलाओं को आप पैसा क्यों दे रहे हैं, आप पूरी दिल्ली की महिलाओं को पैसा क्यों नहीं दे रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान की महिलाओं को पैसा क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि अगर न्यू दिल्ली ही कॉन्स्टिट्यूएंसी के, ऐसा तो है नहीं कि न्यू दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी में गरीबी सबसे ज्यादा है और बाकी दिल्ली में, हिंदुस्तान में या गाजियाबाद में या सीतापुर में या बुलंदशहर में गरीबी नहीं है, तो केवल एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी के महिलाओं को पैसा देना, और तो एक औचित्य का प्रश्न उठ गया, और उसमें वो जो एक बड़े एग्रेसिव मोड में आए थे प्रवेश वर्मा, वो पीछे चले गए। तो जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी उनको चीफ मिनिस्टर फेस बात करने की सोच सकते थे कि इस प्रकार से पैसा बंटवा के और वो वोटर्स को अपनी तरफ करेंगे, अरविंद केजरीवाल से अलग कर लेंगे, वो भी उनका फेल हो गया। प्रवेश वर्मा जो है डिफेंस में आ गए, डिफेंसिव मोड में आ गए। अरविंद केजरीवाल ने मंदिर के पुजारियों को 18,000 रुपए देने की बात करके और आरएसएस प्रमुख को करने की बात करते भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक में सेंध लगा दी। और आज के तारीख में जो संविधान की बात कर रहे हैं और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की बात कर रहे हैं, जितनी बातें आम आदमी पार्टी वाले नहीं कर रहे, उससे ज्यादा कांग्रेस वाले कर रहे हैं। राहुल गांधी बहुत ज्यादा एग्रेसिव है उस पर्टिकुलर मोड पर, और 26 जनवरी से उनकी पदयात्रा की बात भी सुनी जा रही है कि वो लेंगे, और उनका मेन मुद्दा ही बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर संविधान होंगे। तो जो संविधान और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर से बहुत ज्यादा साइकोलॉजिकली अटैच्ड है, वो कांग्रेस की तरफ जाने की संभावना है, और जो वोट बैंक कट्टर हिंदुत्ववादी की बात करने वाला है, वो आम आदमी पार्टी को इस वजह से छोड़ने में अब असमर्थ है, क्योंकि जो प्लैंक भारतीय जनता पार्टी का हुआ करते थे वो अरविंद केजरीवाल ने ले लिया है। अच्छा, डॉक्टर मनमोहन सिंह की वजह से जिस प्रकार से उनसे व्यवहार हुआ, निगम बोध घाट पे उनका अंतिम संस्कार हुआ, वहां पे जैसे उनकी फैमिली को इग्नोर किया गया, और जिस प्रकार से डल्लेवाल साहब के साथ व्यवहार हो रहा है, तो दिल्ली के अंदर चाहे सिख आबादी बहुत ज्यादा मेजोरिटी में ना हो, लेकिन एक इन्फ्लुएंशियल क्लास है वो, और मजबूत क्लास है, और उनका पंजाब से और अपने गांव से सीधा संबंध है। तो जिस प्रकार से किसानों के साथ व्यवहार हो रहा है और डल्लेवाल साहब और डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ व्यवहार हुआ है, तो वो सिखों का वोट जो कि नॉर्मली भारतीय जनता पार्टी के पास जाया करता था, आज के तारीख में वो भी कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो रहा है डॉक्टर मनमोहन सिंह की वजह से। और डॉक्टर मनमोहन सिंह के मृत्यु के 2-3 महीने के बाद ही, क्योंकि इलेक्शन होने वाले हैं, तो उसका मानी बात है कि सिख एक माइनॉरिटी में होने के बावजूद एक सशक्त कौम होने के बाद, और जिस प्रकार से हिंदू फंडामेंटलिज्म बहुत तरह से बढ़ रहा है, जिस प्रकार से कृपाण और त्रिशूल बांटे गए, उसको पकड़ने वाले भी सिख समुदाय के लोग थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में जो नैरेटिव उन्होंने अपनी तरफ समेट लिया है और भारतीय जनता पार्टी को हाशिए में कर दिया है, ये मेरे ख्याल से सोची समझी रणनीति है। और सोची समझी रणनीति में आधा वोट कांग्रेस ने अपनी तरफ, आधा वोट आम आदमी पार्टी ने अपनी तरफ, और भारतीय जनता पार्टी को वोट विहीन करने का ये इनका अभी तक की स्ट्रेटेजी मुझे लग रही है। अब जैसे जैसे इलेक्शन आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे लोगों की स्ट्रेटेजी सामने आएंगी, जैसे जैसे भारतीय जनता पार्टी अपने चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट को लेके सामने आएगी, और जिस प्रकार से कंडक्ट होगा, तो जो अभी तक हमने विश्लेषण और विवेचना की है, इसमें रद्दोबदल करने की पूरी संभावना होगी। लेकिन अभी तक मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस लड़ाई में पिछड़ गई है, और कांग्रेस जो अभी तक दिल्ली की राजनीति में कहीं दिखाई नहीं पड़ रही थी, अब वो आम आदमी पार्टी से सीधे टक्कर में आ गई है। और ये जो टक्कर हो रही है, ये इंडिया गठबंधन के बीच में एक मतभेद नहीं, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक मूव है, जिसका मैं शुरू से कहता आ रहा हूं कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस को स्ट्रेटेजिकली लड़ना होगा। अगर वो मिलकर लड़ेंगे तो भी भारतीय जनता पार्टी को नहीं हरा सकते, और अगर बिना स्ट्रेटेजी के एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे तो भी भारतीय जनता पार्टी को नहीं हरा सकते। तो स्ट्रेटेजिकली व्हाट आम आदमी पार्टी एंड कांग्रेस इज डूइंग, इन माय ओपिनियन, दैट इज व्हाट शुड हैव बीन डन। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।